आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो चलिए श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन होता है क्या, सबसे पहले इसके एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें एक एटम दिया गया है, इसके केंद्र में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो यही जो केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की जो पाए जाने की संभावना है, इसी को इस श्रोडिंजर तरंग समीकरण में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक ऑर्बिटल में न रह करके विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसकी जो संभावना है, इसी को श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन में व्यक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली की परिकल्पना डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर एटम का एक नया मॉडल सन 1920 के आसपास प्रस्तावित किया गया, जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में ना घूमता हुआ मानकर किसी विशेष स्थान में इसके पाए जाने की प्रायिकता पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि डी ब्रोगली की परिकल्पना को बेस मानते हुए एटम का एक नया मॉडल सन 1920 में प्रस्तावित किया गया, जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। इसमें यह कहा गया कि एटम सिर्फ एक ऑर्बिट में न रह करके विभिन्न स्थानों पर रह सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर इसकी पाए जाने की प्रायिकता पर यहाँ पर बल दिया गया है। सेकेंड, इसके डेफिनेशन देखते हैं, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। किसी एटम में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। अब किसी एटम में नाभिक के चारों ओर जो विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की संभावना है, इसको ज्ञात करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर सही अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर सही बटे डी वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर सही अपन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारा एक्स वाई जेड निर्देशांक यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स है, एम हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और एच हमारा प्लांक स्थिरांक है, ई है हमारा इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा और वी है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और साई है हमारा तरंग फलन यानी कि वेव इक्वेशन। उसके बाद देखते हैं डेरिवेशंस ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन। श्रोडिंजर्स इक्वेशन का कुछ डेरिवेशन होते हैं, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एनर्जी का मान होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का मान होता है 1/2 mv² प्लस v। इसको हम देंगे समीकरण 1, जहाँ पर हमारा m बराबर होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और v इक्वल टू होता है हमारा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 1/2 mv² को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसलिए लिखते हैं कि आगे हमारा समीकरण सॉल्व हो सके। इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व किए तो हमारा हो जाता है 1/2 mv² बटे m। तब इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देने पर ये हमारा 1/2 mv² इक्वल टू mv² हमारा 2m हो जाता है। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। उसके बाद mv की ये वैल्यू को डी ब्रोगली समीकरण m इक्वल टू h लैम्डा से प्रतिस्थापित करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है। तो जब हम mv की वैल्यू को डी ब्रोगली समीकरण से प्रतिस्थापित करेंगे, हमारा mv बराबर h लैम्डा हो जाता है, तो हम निम्न समीकरण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 1/2 mv² इक्वल टू h बटे लैम्डा अपन 2m ब्रैकेट क्लोज 2 का स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व किए तो हमारा हो जाता है 1/2 mv² इक्वल टू h² और जो 2 है ऊपर की तरफ चला जाता है 2 लैम्डा स्क्वायर m। यह हो जाता है हमारा समीकरण 3। उसके बाद समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो E बराबर हो जाता है हमारा h² अपन 2 लैम्डा स्क्वायर m प्लस v। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाता है ये जो v होता है ये e की तरफ आ जाता है, e माइनस v हो जाता है और h² अपन में 2 लैम्डा स्क्वायर m ये हो जाता है हमारा समीकरण 4। उसके बाद है हमारा ये जो उसके बाद
ये हमारा जो लैम्डा स्क्वायर है ये इधर आ जाता है और हमारा एच स्क्वायर और हमारे नीचे 2m हो जाता है और जो e माइनस वी है ये इधर आ जाता है। तो हो जाता है हमारा समीकरण 5। उसके बाद देखते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति से घूमता है इसके लिए x दिशा में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो यदि हम x डायरेक्शन के लिए वेव इक्वेशन निकालते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से समीकरण होता है, डेल्टा स्क्वायर साई बटे डी स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा इस प्रकार से हमारा समीकरण 6 बन जाता है। तो अब समीकरण 5 को लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू समीकरण 6 में रखने पर ये जो हमारा समीकरण 5 है इसके जो लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको हम समीकरण 6 में रखेंगे। तो समीकरण 6 में रखने पर कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाता है। तो जब इसको हम सॉल्व किए तो ये हमारा जो 4 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा स्क्वायरिटीज़ लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर साइन डेल्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 पाई स्क्वायर एम हो जाता है एच स्क्वायर और ये जो साइन है ये लास्ट में आ जाता है और ई माइनस बी इसके साथ लग जाता है इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारा एक्स डायरेक्शन के लिए वेव इक्वेशन। वहीं पर हम एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के लिए वेव इक्वेशन निकालें तो हो जाता है हमारा डी स्क्वायर साई बटे डेल स्क्वायर साई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। तो यह होता है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इन सभी को लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से जल्दी याद हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यह था गाइस आज का हमारा टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण।